Hello everyone. So Hi, today we, folks. today we are going to discuss one question that is top of mind for most of us कि recent times में गोल्ड का प्राइस इतना ऊपर गया है, तो इस ट्रेंड के बारे में हम क्या सोचते हैं? ये इसी तरीके से ऊपर जाएगा? ये टॉप तक पहुंच चुका है या इज इट स्टिल अ लॉन्ग जर्नी अहेड? तो इसी के अराउंड हम लोग बात करते हैं, कैसे कैसे इसके बारे में सोच सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और आगे के बारे में क्या विजिबिलिटी रहेगी. So Has, what do you think? Is it an interesting topic? Very interesting topic. In fact, we were discussing amongst us कि क्या किस चीज़ से हम शुरुआत कर सकते हैं एंड देन आजकल गोल्ड प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर उठ चुका है बट सब लोग यही बोल रहे हैं कि देयर इज सो मच लेफ्ट. सो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बिल्कुल. तो ऐसा करते हैं, फिर स्टार्ट इसी से करते हैं कि पहले थोड़ा ट्रेंड देखते हैं कि अब तक जो हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें सोने के प्राइस का मूवमेंट कैसा रहा है, और डॉलर टर्म्स में ही पहले देखते हैं कि कैसे कैसे सोना मूव करता है. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद दैट. सो दिस इज द ब्रॉड ट्रेंड. गोल्ड के प्राइस को अगर देखेंगे, तो अगर मैं जल्दी से इसको देखें तो 1971 से पहले गोल्ड का प्राइस तो एकदम पेग्ड था डॉलर के अगेंस्ट, जिसमें जैसे यहाँ पे 1933 में गोल्ड प्राइस को $35 पर आउंस पे कर दिया गया था और ये इसी पे बना रहा. ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल सप्रेशन कर रहे थे. 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन यूएस के, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया और डॉलर को, जो उसकी गोल्ड के अगेंस्ट बैकिंग थी, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से डॉलर फिएट करेंसी बन गई. तो अगर आप देखते हैं इस टाइम पे गोल्ड ने एक बहुत ही ऊंची छलांग मारी और $35 पर आउंस से $875 पर आउंस तक पहुंच गया 1980 के आते आते. इसके बाद ये लगभग 20 साल का जो समय है, इसमें गोल्ड एक बियर फेज में रहा. ये बेरिश था, प्राइस बढ़ नहीं रहे थे काफ़ी, इनफैक्ट प्राइस गिर ही गए थे. तो जिन लोगों ने गोल्ड को होल्ड करके रखा हुआ था, उनको कुछ रिटर्न्स नहीं मिले थे. इनफैक्ट मुझे ये याद आ रहा है कि काफ़ी रिजर्व बैंक्स जो थे, सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने अपना सोना बेच दिया था क्योंकि इस कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था और प्राइस भी नहीं बढ़ रहा था. गोल्ड, जैसे कि आप जानते हैं, उसका कोई यील्ड नहीं आता. फिर ये गोल्ड में तेजी आनी शुरू हुई ये 2001 से, और ये बढ़ते बढ़ते ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2011 तक ये पीक पे पहुंच गया. तो आप देखिए, $875 पर आउंस से 1921 आउंस तक पहुंच गया 2011 के आते आते. इस दौरान बहुत ही अनसर्टेनिटी थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी. उससे पहले 2000 में टेक का भी एक फेज आया था क्राइसिस का. तो ये लगभग वो वाला डेकेड रहा. 2011 से फिर 10 साल का एक ऐसा फेज आया जिसमें सोने में मंदी रही, दाम गिरे. एंड 2020 आते आते तक, जैसा कि कोविड हम सबकी लाइफ का एक अनप्रेसिडेंटेड ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ, और सोने ने फिर उसके बाद जो तेजी पकड़ी है, वो रुकता ही थमता हुआ नहीं दिख रहा है. और अभी आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल, जो सेंट्रल बैंक्स अब गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि ने रशिया के वेल्थ को इन लोगों ने कॉन्फिस्केट करने की कोशिश की, वेस्टर्न इकोनॉमी ने. तो इन सबको देखते हुए आप देख रहे हैं कि गोल्ड का ट्रेंड ऊपर नीचे रहता है. तो सुहास, इसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? आप क्या देख रहे हैं इस चार्ट में? नहीं मैं ऐसे सोचूंगा गोपेश कि अगर हमको आगे के बारे में कुछ भी सोचना है तो हमको पीछे का समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है, राइट. और हमें एक्चुअली इन सब पीरियड्स पे डबल क्लिक करके देखना चाहिए कि क्या हुआ और क्यों हुआ, राइट. और जब हम क्यों हुआ समझेंगे तो शायद फिर वो हम आगे वाले समय में लगा सकें और सोच सके कि वैसा कुछ अगर आगे होगा तो गोल्ड प्राइसेस कैसे अफेक्ट होंगे. सो आई थिंक काफ़ी अच्छा आपने समरी दिया. एक बार फिर से आई थिंक हर एक चेंज पे डबल क्लिक करते हैं राइट कि
विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ दैट पीरियड हम क्या फैक्टर्स या क्या डिडक्शंस बना सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुहास, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जैसे इसमें थोड़ा-सा और डीप डाइव करते हैं, जैसा मैं समझा। हाँ। तो अगर आप ये वाला देखेंगे, मतलब इंटरेस्टिंग फेज़ तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो 1970 टू 1980 वाला फेज़ आया, उससे पहले एक्चुअली तो 1933 पे भी मुझे हुँ, हुँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी इवेंट दिख रही है, हुँ, हुँ। जो कि शायद आज के लोगों के लिए हुँ, इमेजिन करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा हुँ, कि हुँ। यूएस गवर्नमेंट वेंट अहेड एंड दे कॉन्फिस्केटेड गोल्ड फ्रॉम सिटीजन्स। या मतलब यूएस जो कैपिटलिज्म का आप एकदम बोलेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ पे ऐसी चीज़ होना। एंड इफ इट हैज हैपेंड इन पास्ट, हुँ। ऑल्दो होना नहीं चाहिए, बट जस्ट और सेइंग दैट। और ये वो टाइम था जब यूएस में बहुत बड़ी क्राइसिस थी, जिसको 1930s का द ग्रेट रिसेशन बोला जाता है। उस टाइम पे उनकी इकोनॉमी पे लोगों को भरोसा नहीं था, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। और उन लोगों ने जैसे अभी टैरिफ्स लगाए हैं, उस टाइम पे भी बहुत टैरिफ्स लगाए गए थे, जिससे कि पूरे विश्व में मंदी आ गई थी। तो ये वो समय था जो कि बैंक्स के ऊपर लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए थे। पूरा सिस्टम कोलैप्स की उस पे था, एंड आई थिंक तभी यूएस ने इतना सीरियस कदम लिया। लेकिन जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल ये सही बात है कि अगर वहाँ पे ये हो सकता है, तो ये एक दिमाग के पीछे रहना चाहिए कि हाँ, ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसमें सरकार अपनी अपनी पॉपुलेशन से सोने को ज़ब्त कर सकती है। सॉवरेन कंट्रीज, हर हर देश के पास नियम और कानून बनाने की पूरी फ्रीडम है, और जैसे कि बोलते हैं, व्हेन पुश कम्स टू शव, राइट, तो कुछ भी कर सकते हैं। बट बिल्कुल। हाँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। बट देन बट आप सही बोल रहे हैं, एक्चुअली जो मेजर वॉलेटिलिटी शुरू होती है वो तब शुरू होती है जब गोल्ड और डॉलर की पैगिंग खत्म हो गई है। बिल्कुल, इसके पहले तो सब सरकारें डॉलर छाप ही गोल्ड अपने पास रख के रही थी, कि अगर राइट। उनको डॉलर छापना है तो उनको उतना गोल्ड अपने पास रखना होगा। सो एक्चुअली आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली। इस अगर ये सोचे कि ऐसा प्रेसिडेंट निक्सन ने किया क्यों होगा? तो ये 1971 का वॉर, अगर आपको याद हो तो इस टाइम पे वियतनाम वॉर था, इन्फ्लेशन काफ़ी एकदम बढ़ रहा था, ऑयल के शॉक्स का टाइम था। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कुछ सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने अपना ऑयल का सप्लाई को वो कर दिया था बहुत कम, जिसकी वजह से सडनली इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ जा रहा था। एंड जब भी ऐसा कुछ होता है, तो फिर गवर्नमेंट के पास जो एक आसान तरीके होते हैं, वो ये होता है कि वो अपनी करेंसी को प्रिंट करते जाएं, प्रिंटर की तरह से डॉलर्स को छापते जाएं। लेकिन क्योंकि इससे पहले करेंसी आपकी गोल्ड के अगेंस्ट पेग होती थी, आप छाप नहीं सकते थे, आप उतना ही कर सकते थे जितना आपके पास गोल्ड हो। तो इसलिए ज़रूरी हो गया था प्रेसिडेंट निक्सन के लिए कि इस चीज़ को ये डिस्कनेक्ट कर दें, जिससे उनको फ्रीडम मिल जाए और वो फिर आराम से करेंसी छाप सकें। और ये वो भी टाइम था जब यूएस ऐसा कर सकता था, बिकॉज़ यूएस एक सुपर पावर था। ऑल्दो सोवियत यूनियन भी एक इम्पोर्टेंट जो पावर था, लेकिन प्योरली फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, जितना मसल यूएस के पास था, वो इस तरह के डिसीजंस ले सकते थे। और उन्होंने ऐसा किया। और अगर आप देखेंगे, जैसे ही ये किया, तो लोगों ने पूरी तरीके से सोने को खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको उस करेंसी पे, जो गॉड की करेंसी बोल सकते हैं, सोने को खरीदने पे ज़्यादा विश्वास था। और इस इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों को ये था कि एक गोल्ड ही है, जिससे कि हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये वाला मूवमेंट रहा जब बहुत ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, इन्फ्लेशन हाई था, ऑयल की सप्लाई के शॉक्स आ रहे थे। तो इस दौरान ये हुआ, जो कि लगभग 30% रिटर्न्स के अराउंड इस डेकेड पे गोल्ड ने दिया। आई थिंक दो बहुत अच्छे, दो अच्छे पॉइंट आपने बोले। मैं थोड़ा सा उनको रिपीट करके मे हम्म, बी थोड़ा और स्ट्रेस करूंगा। हम्म, यूएस उस पोजीशन में था कि वो ऐसा कर सकता था। हम्म, हम्म, सो आज के पर्सपेक्टिव में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम्म, अगर यूएस उस पोजीशन से पीछे हटता है, हम्म, तो फिर क्या वापस से करेंसी और गोल्ड की पेगिंग जैसी चीज़ें या शुरू हो सकती हैं? सो आई हम्म, थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि यूएस वाज काफ़ी स्ट्रांग हो गया था,
और वो ऐसे डिसीजंस ले सकता था. यस यस एंड बिल्कुल. दूसरा पॉइंट विच आई वुड से ऑल्सो इज with economy increasing across the world, करेंसी की और ज़रूरत थी. इन्फ्लेशन तो है ही, मगर अगर इन्फ्लेशन नहीं भी होता है तो भी अगर इकोनॉमी का साइज बढ़ता जा रहा है तो आप डॉलर और गोल्ड को पैग करके नहीं चला सकते. क्योंकि अगर हम पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की बात करें तो 1971 में वर्ल्ड की जीडीपी जितनी थी और 2010 में वर्ल्ड की जीडीपी जितनी है, और जीडीपी का कुछ एक रिलेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू कि कितना पैसा छपा है. तो इन दोनों में वो रखने के लिए भी ये ज़रूरी था कि अब डॉलर और गोल्ड की पैगिंग बंद हो जाए. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बहुत ही सही. अच्छा, अब इसके आगे का देखते हैं. 1980 के बाद से दिस वाज द इरा जिसमें लाइक नेवर बिफोर इकोनॉमी बूम कर रही थी, फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रांग थे, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा था, टेक एकदम बूम कर रहा था, यूएस भी और स्ट्रांग होता जा रहा था. इसी दौरान आपका सोवियत यूनियन कोलैप्स होने वाला था. तो इट वाज दिस टाइम इज डिफरेंट काइंड ऑफ माहौल, डॉलर स्ट्रांग हो रहा था. तो 1999 आते आते जो एकदम हाइट ऑफ टेक बूम था, यूएस एकदम अपने पीक पे था, उधर तक आते आते आपका गोल्ड का जो प्राइस था वो क्रैश करा एंड 1999 तक करीब ये $250 तक पहुंचने लग गया था. तो एक ये करीब 20 साल का टाइम रहा 1980 से लेके लगभग लगभग 2000 तक, जिसमें गोल्ड बेयर फेज में रहा, गोल्ड के दाम गिर रहे थे. बट गोपेश 1980 में ऐसा हुआ क्या जिसके बाद अचानक से गोल्ड इतना नीचे चला गया? मतलब वो लंबा पीरियड रहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, राइट. मगर कुछ बबल बस्ट हुआ क्या 1980 में? दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम लोग चैट जीपीटी को यूज करके देखते हैं या क्लाउड को यूज करके देखते हैं कि व्हाट हैपेंड कि गोल्ड का जो ट्रैजेक्टरी था वो एकदम चेंज हो गया. तो लेट्स आस्क एआई. लेट्स आस्क एआई फॉर दिस. आपको मेरा या स्क्रीन दिख रहा है? ओके. हाँ. I wanted to know what happened around 1980 so that the trajectory of gold prices इसमें आप Crashed, maybe, and maybe top 3 reasons. crashed. Please give me top 3 reasons for this change. देखते हैं LLMs का क्या कहना है. मतलब सुहास, जैसा आप देख ही रहे होंगे आज की तारीख में कितना आसान हो गया इंफॉर्मेशन का मिलना. aggressive interest rate hikes. इतना पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा गोपेश. मे बी वी शुड हैव आस्क्ड एआई कि हमें एक एक लाइन में बताओ. नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो शुरुआत के 3 पॉइंट्स बता रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट का हाइक 13% से 20% का हो गया. तो जैसा कि जब इंटरेस्ट रेट्स आपका डॉलर पे आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और गोल्ड पे आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता नहीं है, तो आप नहीं गोल्ड को लेना चाहेंगे. दूसरा, ग्लोबल पॉलिटिकल जो क्राइसिस थी, जैसे अफगानिस्तान वाला इवेंट, ईरानियन, ये सारी चीजें स्टेबलाइज होने लग गई थी, तो जियोपॉलिटिक्स काम हो गई थी. और तीसरा, सिल्वर का भी एक मार्केट था जो कि बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहा था. जैसे आज की तारीख में आज आज गोल्ड का प्राइस बहुत, सिल्वर का प्राइस बहुत ऊपर नीचे हुआ है. तो क्योंकि सिल्वर का मार्केट कोलैप्स किया तो वो सेंटिमेंट गोल्ड पे भी कैरी ऑन हुआ. तो ये 3 कारण बता रहा है क्लॉड एलएलएम, जिसके कारण गोल्ड के ट्रेंड में रिवर्स हुआ. तो ठीक है, आई थिंक अभी के लिए इतना अच्छा सही लगा कि 1980 में ये रहा और ये बट ट्रेंड फिर बट बट मैं एक बात, लाइक एक फॉलोअप क्वेश्चन. 13 से 20% इंटरेस्ट रेट हाइक, दैट काफी अनयूजुअल है किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना. क्या चल रहा था उस समय? क्यों हुआ ऐसा? वेरी इंटरेस्टिंग. इन्हीं से पूछ लेते हैं. Why did Paul Volcker decide to raise
एक पॉइंट आपने और बोला था बीच में कि यील्ड्स बढ़ गई, सो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि गोल्ड को हम नॉन यील्डिंग एसेट बोलते हैं। सो जब भी बाकी असेट्स में यील्ड बढ़ेगी तो गोल्ड का प्राइस हमेशा सफ़र करेगा, और वाइसी वर्सा कि जब बाकी जगह यील्ड कम होगी तो गोल्ड बढ़ेगा। और ये भी आजकल के समय के हिसाब से भी काफ़ी रेलेवेंट है। तो मतलब हमें इंटरेस्ट रेट्स को बहुत अच्छे से देखना होगा कि क्या इंटरेस्ट रेट्स आपको मिल रहे हैं इकोनॉमीज के अक्रॉस टू फॉर्म अ पर्सपेक्टिव। और वो भी रियल इंटरेस्ट रेट्स, नॉमिनल नहीं बट रियल इंटरेस्ट रेट्स, रियल इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक इन्फ्लेशन का कारण बता रहे हैं 1980 में पीक आ गया था 15% के करीब का। सोचिए यूएस में 2% इन्फ्लेशन का एक स्टैंडर्ड रहता है, 15% पे क्या ही त्राही त्राही मच गई होगी। इट वाज द इनिशियल एक्सपेक्टेशंस भी खत्म करनी थी, तो उनको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाना था। सो आई थिंक जो इनके जो फेड के चेयरमैन थे वो एक साइकोलॉजी लेवल पे भी प्ले कर रहे थे। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ के साथ उनको टैकल करना था, तो उन्होंने थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप लिया और जिससे मार्केट में उसका असर दिखा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो फेड की पर्सनालिटी, फेड क्या एक्शंस ले रहा है, ये सब चीज़ें भी फैक्टर इन होते हैं। तो हाँ, मतलब वापस अगर चार्ट पे अपन लोग चलें तो ये 2000 तक लगभग ये ट्रेंड था। एंड 2000 के बाद देखिए 2011 आते आते तक, जिसमें ये डेकेड भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आपको याद हो तो 2001 में जो यूएस पे अटैक्स हुए थे, उससे पहले टेक का जो बूम था वो बस्ट हो चुका था। और 2008 आते आते लोगों को सब प्राइम क्राइसिस, जिसको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी बोलते हैं, वो आने लग गया था। जिससे कि एक था कि इकोनॉमी पूरी तरह से हिल जाएगी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आने लग गई थी, यूएस ने अफगानिस्तान पे फिर से अटैक कर दिया था। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से इस डिकेड पे रहा कि 2011 आते आते ये पीक पे रहा। इस दौरान अग्रेसिव मॉनेटरी एक्सपेंशन भी रहा था, क्योंकि क्राइसिस से निपटने के लिए बहुत डॉलर्स छापे गए थे 2008 में। तो जब भी डॉलर छपते हैं तो गोल्ड, इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए थे, रियल इंटरेस्ट रेट्स भी कम हुए थे, जिसकी वजह से गोल्ड में तेजी हुई होगी। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो 2011 के बाद से फेड ने सिग्नल देने शुरू कर दिए थे कि अब मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे, और डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ आने लग गई थी, स्टेबिलिटी आने लग गई थी। तो 2011 के बाद से आप देखेंगे कि जो ट्रैजेक्टरी थी वो चेंज हो गई और गोल्ड के दामों में गिरावट देखी गई, जो कि करीब 2020 तक थी। इनफैक्ट 2011 से 2020 अगर आप याद करें तो वो एक टाइम था जब यूएस के जो मार्केट्स थे, S&P, अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, टेक वाज अगेन रोरिंग बैक, डॉलर वाज स्ट्रेंथनिंग, जिनके चलते कॉरिस्पॉन्डिंगली जो भी कोई एसेट क्लास होल्डर होगा वो हाई परफॉर्मिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा और गोल्ड से अपना पैसा निकालेगा, बिकॉज अगेन जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, गोल्ड का कोई यील्ड नहीं होता। करेक्ट, एंड देयर वाज नो फियर, कोई डर नहीं था। कोई डर नहीं था। न लोग भूल चुके थे कि बड़े तरह के युद्ध अब हो भी सकते हैं, करेक्ट करेक्ट और इस तरह की कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। सब कुछ बहुत स्टेबल था, करेक्ट तो किसी को कोई डर नहीं था। करेक्ट। ये 2017-18 आते आते ये फिर से ट्रेंड रिवर्स होने लग गया, और 2020 में तो कोविड की अनसर्टेनिटी आ गई। आपका ट्रम्प का जो चेंज था, उसके बाद आपकी जो करेंसी थी फिर से बहुत छापी गई। अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम पे बहुत डॉलर्स प्रिंट हुए थे। एंड धीरे धीरे जियो पॉलिटिकल टेंशंस, डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स जो कि आपके ब्रिक्स के थ्रू हो रहे थे, ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है इस ट्रेंड को वापस ऊपर की तरफ लेके आने लग गई 2020 के ऑनवर्ड्स। इसमें रशिया का वॉर हुआ, रिसेंटली अभी ईरान इजराइल का हुआ, एंड दैट इज वाई ये कर्व एकदम आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो सुहास, अगर मतलब
इन सब का देखते हुए 2-3 चीज़ें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, अगर उनको समराइज़ करने की कोशिश करें, तो कैसे देखते हैं आप? आई थिंक एक फैक्टर जो काफ़ी क्लियरली निकल के आ रहा है, वो ये है कि जब यील्ड फिक्स्ड फिक्स्ड इनकम एसेट्स की हम बोलें, जो कि इंटरेस्ट रेट्स जो हमें एफडीज और इन सब में मिलता है, जब जब वो बढ़ता है तब तब डॉलर कम हो जाता है। सो वो काफ़ी तो सीधा एक एक करें, हाँ, कि आपको इंटरेस्ट रेट्स अगर आपको वैसे ही अच्छे मिल जा रहे हैं, तो फिर आप गोल्ड से उसे पैसा निकालेंगे और वहां पे लगा देंगे फिक्स इंटरेस्ट में। या तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जब जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी आई है जियोपॉलिटिक्स के अराउंड, तो एक वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे हमने देखा ऑयल शॉक्स के अराउंड हो गया, या कोविड के अराउंड हो गया, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, या अभी रशिया वॉर के उसमें, तब तब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं। और गिरने का ट्रिगर लार्जली इंटरेस्ट रेट्स हम्म या फिर एक लंबा पीरियड जहाँ पे लोगों को सब कुछ बहुत अच्छी स्टेबिलिटी में दिख रहा हो, हम्म ऐसे लंबे पीरियड्स आर ट्रिगर हम्म टू हम्म फॉल। हम्म जैसे 2011 का पॉइंट अगर मैं देखूं तो ऐसा दिखता है कि क्राइसिस के 3 साल बाद तक लोगों ने थोड़ा सेंटिमेंट अनस्टेबिलिटी का था, बट उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने बोला कि सब कुछ सही है। हम्म हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। या और वैसे तो ये बात जुड़ी हुई है, लेकिन जब जब डॉलर बेतहाशा छापा जाता है ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए या किसी क्राइसिस के अगेंस्ट, तो उनसे इंटरेस्ट रेट पे भी असर पड़ता है। लेकिन उन सबसे फिर आपका डॉलर पे भी, अगर कॉन्फिडेंस लोगों का खत्म होता है, हम्म चाहे वो जियोपॉलिटिक्स के कारण हो या आपकी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, तो लोग गोल्ड की तरफ स्टेबिलिटी के लिए भागते हैं। हम्म तो ये तो हो गया पहले का, अब तक जो हमने देखा। अगर इस टाइम पे हम अपने आप को देखें कि गिवन दिस इज हाउ गोल्ड हैज परफॉर्म्ड इन लास्ट 100 odd years, वेयर डू यू थिंक वी आर, और आगे के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो ठीक है, हमारी जो हमने डेडिकेशंस निकाली थी, एक हम्म एक करके अप्लाई करते हैं। हम्म तो पहला तो ये कि हमने बोला जब यूएस स्ट्रांग था हम्म तो उन्होंने डॉलर के पीछे से अपनी गोल्ड की बैकिंग हटा ली, हम्म और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया हम्म कि आपने हटाया तो भी हम डॉलर यूज़ करते रहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। हम्म तो मुझे लगता है कि एक आउटलुक इस तरीके से भी है, डी डॉलराइजेशन, जैसा कि कॉमनली हम सुन भी हम्म रहे हैं काफ़ी जगहों पे। हम्म सो एक पॉइंट मैं उसके अराउंड ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे दिस वर्ल्ड becomes more and more multipolar with China, राइट। US, Russia also flexing their muscles, हम्म right? So वैसे वैसे मे बी डॉलर की अगर सिचुएशन वीक होती है in international trade, so that is something which would also encourage gold prices। एक हम्म दूसरा, हम्म एक ऐसा इवेंट अभी हाल ही में हुआ है जो शायद पहले इतना कभी हमें हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला, बट इससे रिलेटेड है जो हम बात कर रहे हैं। रशिया के असेट्स हम्म यूएस और यूरोप में हम्म फ्रीज हुए हैं, और फिर वो फंड्स डाइवर्ट करने की बात भी हो रही है। हम्म तो जब भी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी तो बड़ी बड़े देश अपने आप में जो बिल्कुल ही आत्मनिर्भर जैसे हैं, वो हमेशा ऐसा चाहेंगे कि हम्म मैं किसी और कोई और मुझे बता ना सके मैं क्या करूं, बिल्कुल। या फिर मुझे प्रभावित ना कर सकें। तो हम्म इन सब केसेस में गोल्ड के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, और अगर हम्म सरकारों और देशों का बढ़ेगा
तो वो तो एक दूसरे ही स्केल में ऑपरेट करते हैं। एंड दिस ऑल्सो कोरिलेट विद लॉट ऑफ डेटा जो हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक्स इन इंडिया, इन चाइना, इवन इन सम कुछ यूरोपीय कंट्रीज में भी हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स ने काफी सोना खरीदा है। सो ये थोड़ा इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि एक तरीके से 1975 का रिवर्सल इवेंट है। सो ये है जो मेरे ख्याल से अभी और आने वाले कुछ सालों तक एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकता है, पॉजिटिव ऑन गोल्ड प्राइसेस, कि अगर ये अनस्टेबिलिटी, अगर ये मल्टीपोलराइजेशन या डी डॉलराइजेशन जितना बढ़ता जाएगा और जितना देशों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कम होता जाएगा, सारे देश उस लोगों की जगह देश डरे हुए हैं और फिर वो गोल्ड की तरफ भागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको एक तरह से और भी देख रहा था कि एक तो आपका मल्टीपोलैरिटी है, आपका बहुत ही सही पॉइंट है कि एक जो यूनिपोलर सिचुएशन थी उससे मल्टीपोलर बन रही है। दूसरा सिचुएशन मैं देखता हूँ कि यूएस गवर्नमेंट के पास डेट बहुत है, तो अगर उनको इस डेट को सर्विस करना है तो अब उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो कठिन निर्णय लें जो कि ऑस्टेरिटी कहा जाता है, जिसमें उनको कुछ अपने जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो सब काटने पड़ सकते हैं, जो उनके सोशल सिक्योरिटी चीज़ें। या फिर उनका दूसरा एक तरीका होता है कि वो डॉलर्स छापें, इन्फ्लेशन होने दें, इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, जिससे कि उनका डेट बर्डन जो होगा वो थोड़ा बेटर मैनेजेबल हो जाएगा। तो जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके लिए सबसे आसान होता है, या यूं कहें वेलफेयर प्रोग्राम्स को काटना, जो कि ऑस्टेरिटी होती है, वो कभी भी उनको रीइलेक्ट नहीं होने देती है। तो उनके लिए इन्फ्लेशन करके, डॉलर से इन्फ्लेशन करके उस मुसीबत से बच लेना, अपने डेट बर्डन, हिस्ट्री में यही देखा गया है कि सरकारें यही चुनती हैं। तो क्योंकि यूएस का जो डेट लेवल है अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये जो ट्रेंड है रियल इंटरेस्ट रेट्स का, इन्फ्लेशन का, ये गोल्ड के लिए फेवरेबल ही रहने वाला है। इन्फ्लेशन हाई रहेगा, वो यूएस को अपना डेट टैकल करना है, और जिसके चलते हुए मनी सप्लाई बढ़ेगा, और गवर्नमेंट का इंसेंटिव यही रहेगा कि किसी भी तरीके से उनको ऑस्टेरिटी ना करनी पड़े, जो कि गोल्ड के लिए एक टेलविंड का काम करेगा। तो एक ये भी एक फैक्टर मेरे दिमाग में आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भूपेश, कि जब जब इन्फ्लेशन और पैसे छापना सरकारें ज़्यादा करेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो गोल्ड, जैसा कि 13 से 20% में हमने देखा उस टाइम 1981 के आसपास हुआ था। एक्चुअली इंटरेस्टिंगली उस टाइम पे गोल्ड नीचे गिर गया था। हाँ, तो इंटरेस्ट बढ़ गया था क्योंकि उनको इन्फ्लेशन को फाइट करना था। तो वो जब पेशेंट बहुत बीमार हो गया था, इन्फ्लेशन ओके, लेवल बहुत ही बढ़ गए थे, तो उन्होंने एकदम रिवर्स गियर डाला। लेकिन अभी हम अभी लोग तो हम उसके पीछे हैं। हम्म, तो इट वुड ओनली इम्प्रूव व्हेन इट गेट्स रियल वर्स। अभी उतना वर्स भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकारें अपना गोल्ड के थ्रू ही, मतलब अपना इन्फ्लेशन के थ्रू ही चलाएंगी। और तीसरा एक जो है कि बेसिक अनसर्टेनिटी, जैसे कि हमारे विश्व में, अगर आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनालिटी है और जो बहुत ही बेसिक वेस्ट रूल्स बेस्ड सिस्टम था, अ, वो बहुत ही वॉलेटाइल हो चुका है। हर देश एक दूसरे के साथ अपने अपने अग्रीमेंट्स कर रहा है। जो ज्यादा मजबूत देश है वो दूसरे देश के साथ कुछ चीजों पे कब्जा कर ले रहा है, डेमोक्रेसीज खत्म हो रही है। तो पूरे ग्लोब में इस टाइम बहुत अनसर्टेनिटी है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, और इस तरह के माहौल में लोग एसेट, हार्ड एसेट्स को प्रेफर करते हैं, एंड गोल्ड इज लाइक द किंग ऑफ हार्ड एसेट्स। तो एक ये भी एक दिमाग में फैक्टर आता है। एक और फैक्टर मैं हम्म बताता हूँ। किसी भी चीज़ का जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई से ड्राइव होता है। हम्म 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 गोल्ड भी किसी भी चीज़ से अलग नहीं है। हम्म गोल्ड का भी जो प्राइस है वो उसके डिमांड और सप्लाई से ड्राइव होता है। हम्म अगर डिमांड बढ़ रही है और अगर सप्लाई उस डिमांड से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, हम्म तो गोल्ड का प्राइस भी नीचे आ सकता है। बट हम्म
बहुत लाइक वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने इसके बारे में पढ़ा कि गोल्ड की सप्लाई कैसे तेज हो सकती है, धीरे हो सकती है। तो गोल्ड की जो माइनिंग होती है वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, स्पेशली अगर आपको कहीं नया शुरू करना है। तो नया शुरू करना, एक्सप्लोरेशन करना, फिर उसका एस्टैब्लिश करना और सब कुछ करना, उस पूरे पीरियड में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। करेक्ट। सो ओवरऑल पॉइंट ऐसे है कि इवन दो प्राइसेस अभी बढ़ गई है, डिमांड अभी बढ़ गई है, और इसकी वजह से अगर गोल्ड माइनिंग नई जगहों पे शुरू भी होती है तो वहां से सप्लाई बढ़ने में भी बहुत समय है। 8 से 10 साल का होराइजन है, जो कि अपने आप में एक लंबा समय है राइट। फॉर गोल्ड प्राइसेस टू कंटिन्यू राइट। टू गो राइट। अप। राइट। तो स्वास एक इसको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं। जैसे आपने देखा कि गोल्ड इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे उनसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में गोल्ड में ये मोमेंटम बने रहना चाहिए। क्या चीजें हो सकती हैं जिससे कि ये रिवर्स हो जाए, गोल्ड बढ़ने के बजाय या तो यहीं पे रुक जाए या इनफैक्ट गिरने लग जाए? तो अ, जैसे क्या यूएस एज अ कंट्री अपना गोल्ड को डंप कर सकता है जिससे कि ओवर सप्लाई हो जाए मार्केट में, या कोई आप और ऐसी चीजें देखते हैं जिससे कि ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म? आई थिंक एक पॉइंट तो आपने बोल ही दिया, विच इज कि यूएस के पास जो गोल्ड का स्टोरेज है हम्म। वो हम्म। किसी भी देश से बहुत ज़्यादा है। आई हम्म। थिंक यूएस काफ़ी आगे है। हम्म। हम ये एक्चुअली उस पर पूछ भी सकते हैं कि हम्म। एट कंट्री लेवल, बट गोल्ड यूएस के पास काफ़ी ज़्यादा है, सो यूएस हैज़ गुड पावर हम्म। टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस। हम्म। भूपेश, आपके पास इसके अराउंड कुछ डेटा पॉइंट है? आई रिमेम्बर आप कुछ बता रहे थे एक बार हाँ, मुझे। साक्षी फिर से क्लॉट से ही जाके पूछते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि यूएस की जो सप्लाई होगी भी, वो अगर आप कितना एनुअल क्रिएट मतलब डिमांड सप्लाई होता है उसके मुकाबले वो काफी छोटा हो जाता है। तो अगर यूएस चाहेगा भी तो तो शायद भी नहीं गिरा नहीं सकता। चाहेगा, अनलेस वो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करके, इफ दे कैन गेट हाफ ऑफ द सेंट्रल बैंक्स टू डू इट, व्हिच इज अनलाइकली इन द करंट अभी के माहौल में ऐसा हो पाना। तो मतलब ऐसा सोचने में लगता है कि हाँ, क्या यूएस कर सकता है? लेकिन मैं क्लॉड से पूछता हूँ कि हाँ, जल्दी से हाँ। कि प्लस मतलब कोई भी देश, मेरे ख्याल से ना, देश में एक ये सेंटिमेंट भी होता है, एटलीस्ट इंडिया में तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये होगा कि हम्म। अगर इंडिया की गवर्नमेंट सोना बेचने जाएगी तो हम्म। एक काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाएगा गवर्नमेंट हम्म। के लिए, लोगों में, कि हम्म। जो देश ने पिछले 100 साल में बचाया, कमाया, हम्म। इट्स जैसे हम्म। फैमिली सिल्वर का एक कॉन्सेप्ट होता है, हम्म। वैसा एक थोड़ा शेम वाला एंगल भी है, हम्म। जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट्स हम्म। बहुत ब्लिटेंटली ये ऐसा ऑपरेशन नहीं नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो मैंने क्लॉड से पूछा है, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? अब नहीं, नहीं गोपेश, आ, अब आ रही है, हाँ। हाँ, तो मैंने यही पूछा है, जल्दी से एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि क्या इस तरीके की किया जा सकता है इन एक्सट्रीम सिचुएशंस। सो ये बोल रहा है कि टॉप 3 रीजंस हैं जिससे कि गोल्ड का यूएस सेल नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। मैं एक्चुअली इसकी फीजिबिलिटी समझना चाह रहा था। How much gold is held by US versus the annual demands? एनुअल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम या तो मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या उनका जो स्टॉक है वो इतना बड़ा है कि कुछ इम्पैक्ट हो सके? तो इसके हिसाब से करीब 8,000 टन है यूएस के पास। मार्केट
इनका ये कहना है कि यूएस ओवरवेल्म तो कर सकता है, क्योंकि जो डिमांड होती है वो करीब 5,000 टन के आसपास है और यूएस के पास करीब 8,000 टन है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो प्राइस इस तरीके से कोलैप्स करेगा कि यूएस को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ओके, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो खुद के लिए अपनी उससे बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो इस वजह से इट विल बी सेल्फ डिफीटिंग। एंड जैसा आप भी कह रहे थे सुहास कि कोर्ट के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड है, इट वुड आल्सो बी अ पॉलिटिकली अनटेनेबल डिसीजन फॉर देम। तो ये प्लॉट का कहना है। राइट। बट फिर भी if by some reason हम्म, हम्म, US has the power to sort of हम्म, push the rally behind, करेक्ट, करेक्ट। दैट्स लाइक अ न्यूक्लियर वेपन दे हैव that's like कि a nuclear weapon they have. करेक्ट, हम्म, करेक्ट। तो ये इस एक कारण हो गया जिससे गोल्ड नीचे जा सकता है। हम्म, दूसरा कारण आई थिंक जो हमने 2011 से 20 के पीरियड में देखा, हम्म, अगर सब जगह रशिया यूक्रेन, द अनरेस्ट इन मिडिल ईस्ट, एवरीथिंग स्टॉप्स, सब कुछ शांति हो जाती है, सारे जगह पे इकोनॉमिक ये आता है, लोग लोग इन चीज़ों को एकदम भूल जाते हैं। हम्म, उसके ऐसा होने के मे बी 1, 2, 3 साल बाद देन अगेन गोल्ड प्राइसेस नीचे जा सकते हैं हम्म, with a period of sustained peace, हम्म, stability, economic growth, हम्म, markets rising everywhere. हम्म, हर that could be another reason, जो मुझे अभी फिलहाल में लगता नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, एंड विद द वर्ल्ड बिकमिंग मल्टीपोलर, हम्म, छोटी मोटा कुछ 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 हम्म, चलता रहेगा। एंड नहीं, सुहास आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि जैसे 2011 और 20 में देखा गया उसके उसके अराउंड प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पीस मेकर हैं। तो अगर वाक़ई उनके एफर्ट्स से रशिया में और यूक्रेन में शांति आ गई और कुछ मिडल ईस्ट में शांति आ गई, तो हाँ, लोग भूल भी जा सकते हैं और उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जैसा कि उस डिकेड में भी हुआ था कि टेक ने बहुत ग्रो किया था, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स हुए थे। तो अगर ये जो एआई का एकदम बूम आ रहा है, अगर एआई के थ्रू बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्टॉक मार्केट्स ग्रो करेंगे, तो ये बहुत संभव है कि लोग गोल्ड पे नहीं आएँगे, क्योंकि गोल्ड एक एसेट है जिसका कोई यील्ड नहीं होता है, वो पड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका बेट ये है कि ऑडियंस में कुछ लोगों का बेट अगर ये है कि एआई इज़ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल थीम, जो कि ना पहले कभी हुआ, ना आगे कभी होगा। तो ऐसे अजम्पशन के अंडर ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी बहुत ग्रो करे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स हो, तो फिर इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, डेट बर्डन्स अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे और सोना माइट स्टे एट द सेम लेवल या फिर प्राइस नीचे भी गिर सकता है, जैसे हमने कई बार देखा है, हुआ है, जब जब इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है। वेरी इंटरेस्टिंग गोपेश, आई थिंक आपने गोल्ड और एआई एक टॉपिक में मिला दिया। एआई इज अनदर हॉट टॉपिक, बट कंप्लीटली एग्री कि अगर एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी गेन्स आते हैं हम्म, तो हम्म, इट विल बी इन अ वे नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन, हम्म, हम्म, कि हम्म, सप्लाई साइड से सब कुछ करना कंपनीज के लिए बहुत सस्ता हो जाएगा और प्राइसेस घटेंगे, कॉस्ट घटेगी, एंड देन इट विल बी अ गोल्ड के लिए प्राइसेस नीचे आने वाले सिनारियो हो सकती है। इसमें भी एक मैं सब पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हम्म, एआई का जो पूरा इन्वेस्टमेंट है, इट्स लार्जली ड्रिवन बाय लेट्स से अ हैंडफुल हम्म, कंपनीज इन यूएस। हम्म, उसके बाहर जैसे इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, तो उससे इम्पैक्ट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि एआई delivers on all the promises हम्म, that it is making, बट उसका फायदा जो होगा, क्या वो सिर्फ 5-6 कंपनीज तक सीमित रहेगा, या फिर वो फायदा एक्चुअली सारी कंपनीज इंक्लूडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट कंपनीज भी आएगा? और अगर इंडियन कंपनीज को नहीं मिलेगा,
then will the gold still be a safe haven at least for Indian investors? क्योंकि सब लोग तो नैस्डैक और इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं सुहास, रेगुलेशंस भी बहुत हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे मेरा ये इसमें मानना है कि क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि एआई उस तरह का है जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ या स्टीम इंजन हुआ या इलेक्ट्रिसिटी हुआ, तो भले ही अभी इंडियन इकोनॉमी एआई में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन इसका ट्रिकल इफेक्ट जो होगा और इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी में काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहता है, तो उसका ट्रिकल इफेक्ट ऐसा रहेगा कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडियन इकोनॉमी भी उससे फायदा होगा प्रोडक्टिविटी गेन्स के टर्म्स में। कुछ टाइम हाँ ऐसा हो सकता है शॉर्ट टर्म में, जिसमें कि ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करे, इंडियन इकोनॉमी को उतना फायदा ना मिले, जिससे कि ऐसा होगा कि डॉलर टर्म्स में गोल्ड का दाम ना बढ़े, लेकिन क्योंकि इंडियन रुपी वीक हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि इंडियन रुपीज में गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। तो एक करेंसी वाला एक फैक्टर आने लग जाएगा कि इंडिया रुपी कैसा परफॉर्म करता है और उसके चलते गोल्ड का कैसे होता है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे डॉलर अगर अगर इकोनॉमी मजबूत होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ डॉलर मजबूत होगा, जिसकी वजह से गोल्ड डॉलर टर्म्स में उसी लेवल पे रहेगा या नीचे गिर सकता है, जो कि इंडिया में भी ट्रिकल डाउन करके कुछ टाइम के बाद रिफ्लेक्ट करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग गोपेश, आई थिंक काफ़ी अच्छे से समझाया आपने कि कैसे एआई के डिफरेंट सिनारियोज में और डॉलर और रुपी के एक्सचेंज रेट में के हिसाब से गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। तो एक्चुअली ये डिस्कशन ही है सुहास। जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम डेटा देखें, हिस्ट्री देखें, क्लॉड एलएलएम से पूछ के हम लोग कोशिश करें समझने की, और आंसर्स के केवल आंसर्स पे ही फोकस ना हो, कैसे सोचें और क्या क्वेश्चंस होने चाहिए दिमाग में, ये हम शेयर कर सके, ताकि हर कोई अपने आप से एक डिसीजन ले पाए। तो यही कोशिश है इस वीडियो के थ्रू, और होपफुली लोगों को इससे फायदा होगा। एग्जैक्टली गोपेश, मेरा भी एक यही मानना है कि हम लोगों को सोचने में ज़्यादा हेल्प करें, और हम उन्हें ना हमें आता भी नहीं है, ना हम उन्हें डायरेक्टली बता सकते हैं कि जाओ आज सोना खरीद लो या मत खरीदो। हम सिर्फ एक एनालिसिस और डीप डाइव और लोगों को सोचने में हेल्प कर सकते हैं कि किन फैक्टर्स से ऊपर या नीचे, एंड उसके बाद बेस्ड ऑन द अवेयरनेस हम सब लोग अपना एक व्यू बना के एक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करते हैं। होपफुली इट वाज हेल्पफुल फॉर एवरीवन, और इसी तरह का डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फोक्स।